मैं अजरुद्दीन लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस GCW पुनाहना मेवात हरियाणा। बच्चों, आज हम अरविंद घोष के बारे में बात करते हैं। अरविंद घोष का एक टॉपिक है निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में विचार। सबसे पहले भूमिका होती है इंट्रोडक्शंस, उसके बारे में हम बात करते हैं। अरविंद घोष एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, राजनीतिक व सामाजिक दार्शनिक थे। डॉक्टर VP वर्मा ने अरविंद घोष के बारे में बताया कि भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद की एक महान विभूति अरविंद घोष को माना गया है। 1906 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे तथा सशक्त विद्रोह का मार्ग छोड़कर निष्क्रिय प्रतिरोध तथा जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग पाया। अरविंद घोष का विश्वास था कि भारतीय या राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वराज्य की प्राप्ति के उपरांत ही भारत का सामाजिक व आर्थिक विकास संभव है। अरविंद घोष ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रत्ययन एक परम पवित्र यज्ञ है जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और अन्य छोटी बड़ी आहुतियाँ हैं, जिसे हम देवी भारत माता को अर्पित करेंगे। अरविंद घोष ने स्पष्ट कहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्य देशों के प्रति घृणा की आवश्यकता नहीं, बल्कि विदेशी शासन को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। विदेशी शासन को स्वदेशी में परिवर्तित करना है तथा विदेशी नियंत्रण को भारतीय बनाना है। इसके बारे में अरविंद घोष ने बताया। बच्चों, अब हम बात करते हैं अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार जो होते हैं वे निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वे आपका यह है कि स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। अरविंद घोष ने स्वदेशी व बहिष्कार को निष्क्रिय प्रतिरोध का एक मुख्य आधार माना। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति को बहिष्कार द्वारा असफल बनाया जा सकता है और अंग्रेज मुख्य रूप से भारत में आर्थिक कारणों की वजह से ही टिके हुए हैं, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय जनता का आर्थिक शोषण करना है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार से असहयोग। दूसरे स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध का नियम यह माना जाता है कि देश का प्रशासन चलाने में सरकार की सहायता न की जाए। ऐसी किसी कार्य में लोग सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान न करें जिससे सरकार की स्थिति मजबूत होती हो और देशवासियों के शोषण में वृद्धि होती हो। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने संगठित विरोध के बल पर सरकार को निष्क्रिय बना दे। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार, यानी जो ब्रिटिश जो अदालत हैं उनका बहिष्कार करना। अरविंद घोष जी ने ब्रिटिश अदालतों के बहिष्कार को निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम में शामिल किया। उनकी यही मान्यता थी कि ब्रिटिश अदालत इस देश में अंग्रेजी शासन की नींव को सुदृढ़ बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए लोगों को ब्रिटिश न्यायालयों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि जनता अपने मुकदमों यानी केसों का निर्णय अदालतों द्वारा न करवाकर पंचों के द्वारा करवाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध का जो ये चौथा पॉइंट माना जाता है, जिसमें अरविंद जी यह समझते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों का सुधार व विकास नहीं कर सकती। अंग्रेज भारतीयों को अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ही शिक्षित कर रहे थे। वे शिक्षा द्वारा
केवल भारतीय क्लर्कों की एक श्रेणी पैदा करना चाहते थे जो प्रशासन चलाने में उनकी सहायता करे। यही नहीं, अंग्रेजी शिक्षा भारतीय संस्कृति व आत्मसम्मान के लिए भी बहुत बड़ी हानिकारक मानी जाती है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज खोले जाए तथा सरकारी स्कूलों और वे कॉलेजों का बहिष्कार भी किया जाए। बच्चों समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार के बाद में करने देना, यानी टैक्स न देना। यह है करने देना भी निष्क्रिय प्रतिरोध का एक ढंग माना जाता है। कर न देने से अंग्रेजों के आर्थिक हितों को हानि पहुंचेगी और वे भारत को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद जी ने इस ढंग पर जोर नहीं दिया क्योंकि कर न दो आंदोलन के लिए जितनी तैयारी की आवश्यकता होती है उतनी उस समय नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक बहिष्कार, जिसको कहते हैं सोशल बायकॉट। अरविंद जी ने सामाजिक बहिष्कार को एक दंड के रूप में प्रस्तावित किया ताकि निष्क्रिय प्रतिरोध को प्रभावी बनाया जा सके। अरविंद घोष ने कहा है कि लोग अंग्रेजों का सहयोग करें या निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध करें, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। निष्क्रिय प्रतिरोध के उपरोक्त साधनों से हमें स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकल के आते हैं कि जहां अरविंद जी ने भारत स्वतंत्रता के लक्ष्यों को अपने सामने रखा, वहां उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों को भी बताया और यही साधन भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आधार बने। बच्चों समझ में आया ये पॉइंट, जो आपको 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद बच्चों आपको निष्कर्ष करना है, जो कॉन्क्लूजन होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये कि इसका जो निचोड़ बताना है आपको, निष्कर्ष में सारी चीज़ें आपको सेट करके लिखनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।